अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश कृषि। जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने ये पहला पार्ट उत्तर प्रदेश कृषि का देखा है और उसमें हम लोगों ने कृषि और सिंचाई का अवलोकन देखा है। उत्तर प्रदेश में जो भी मृदा है, जैसे भाबर क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, पहाड़ी के क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में जो भी मृदाएं हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा है। उसमें लास्ट में हमने आपसे बोला था कि कृषि यहाँ पे समाप्त होता है और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भूमि सुधार। कृषि वहाँ पर जो है पहला पार्ट था और भूमि सुधार हम लोगों का लास्ट चैप्टर होगा। लेकिन इससे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश कृषि को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जो क्लास है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर उसको देख लीजिए। और उसके बाद आज की क्लास ये जो है पार्ट 2 है। ठीक है, तो कृषि को हम लोग उत्तर प्रदेश कृषि को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि विभाग और कृषि विभाग के जो कार्यक्रम कुछ चलाए गए थे उसके बारे में पढ़ेंगे और कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कृषि विभाग। कृषि विभाग हम लोग देखेंगे। देखिए जो है हम लोग इसके अंतर्गत कृषि विभाग और कृषि विभाग के कार्यक्रम पढ़ने वाले हैं, कृषि शिक्षा अनुसंधान पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कृषि विभाग। कृषि विभाग की स्थापना अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि 1875 में कृषि विभाग की स्थापना हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है विधिवत, मतलब एक तरह से नियमानुसार कार्य करने के लिए कब बना कृषि विभाग की स्थापना, विधिवत रूप से नियम अनुसार, तो 1920 में, 1 मई 1920 में। देखिए जो भी विभाग है या फिर जो भी इसके अंतर्गत नीतियां हैं उन सभी का आपको डेट याद रखना है। डेट जरूरी है, एग्जाम में सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछता है डेट से। ठीक है, तो कृषि विभाग की स्थापना अगर नॉर्मली हमने आपसे बताया सामान्यतः 1875 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ। प्रारंभ में कृषि विभाग का कार्य क्या था? कृषि संबंधी आंकड़ों का संकलन करना। लेकिन ये क्या था कि आदर्श क्षेत्रों तक ही सीमित था, इसलिए इसको बाद में क्या हुआ, कृषि विभाग को भू अभिलेख विभाग से मिला दिया गया। कब मिला दिया गया? 1880 में, 5 साल बाद। ठीक है, तो इसको क्या किया गया? भू अभिलेख विभाग से मिला दिया गया। अब यहां देखिए उसके बाद 1920 में विधिवत रूप से हुआ। कृषि विभाग जो है उस समय जो कृषि हुआ करता था, कृषि विभाग के कार्यों में कौन कौन से कार्य शामिल थे? उपज पालन, भूमि संरक्षण, गन्ना उत्पादन, उद्यान एवं कोलोनाइजेशन से संबंधित गतिविधियों का समावेश। तो ये सब चीज जो है वो कृषि विभाग के कार्यक्रम के अंतर्गत आते थे, क्योंकि इन्हीं सब चीजों पर कृषि विभाग अपना जो है फोकस करता था। ठीक है, कृषि विभाग का उद्देश्य क्या था? इसको बनाने का उद्देश्य क्या था? कृषि विकास की दर को गति प्रदान करने के साथ साथ फसल उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना। क्या था? कृषि विकास भी हो, धीरे धीरे कृषि विकास भी हो, और धीरे धीरे क्या हो कि जो भी कृषि हो उसमें जो भी फसल बोए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, उसकी उत्पादन क्षमता जो है अधिक से अधिक हो। इसलिए कृषि विभाग का स्थापना किया गया था। उत्तर प्रदेश के या प्रदेश के कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर, जाहिर सी बात है जब ज्यादा उत्पादन होगा, किसी फसल का ज्यादा उत्पादकता होगी, ज्यादा उत्पादन होगा तो किसानों को भी लाभ मिलेगा। तो उससे क्या होगा? किसानों का, कृषकों का जीवन स्तर जो है वो ऊपर उठेगा। ठीक है, उनके जीवन की शैली जो है, जीने की तरीका बदलेगी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कृषि विभाग के कार्यक्रम। ठीक है, क्या देखेंगे? कृषि विभाग के कार्यक्रम। सबसे पहले देखिए दिया हुआ है नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम। सबसे पहले ये जो कार्यक्रम है आइसोपाम योजना के अंतर्गत था, उसको बाद में पुनर्गठित करके 2014-15 में क्या कर दिया गया? नेशनल मिशन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तिलहन उत्पादन एवं उत्पादकता में अधिक से अधिक वृद्धि करके तिलहन में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना। आपको पता होगा कि ये जो तिलहन है, कुल तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है। ठीक है, तो तिलहन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का इसका उद्देश्य था। ठीक है, उत्पादन यदि अधिक से अधिक करना, उत्पादकता में वृद्धि करना, इसका जो है उद्देश्य था। ये जो योजना थी ये पूरे उत्तर प्रदेश में चला गया। इस योजना के अंतर्गत अलग अलग कृषि के जो निवेश थे उस पर क्या है 50% तक अनुदान दिया है। ठीक है, तो ये रहा आपका नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम। इसके बाद है अगला रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम। इसका क्या उद्देश्य था?
उद्देश्य हमको किसी भी योजना का, कार्यक्रम का, नीति का उद्देश्य जरूर याद रखना है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य था वर्षा आधारित क्षेत्रों में उपयुक्त कृषि पद्धतियां अपनाकर टिकाऊ उत्पादकता प्राप्त करके इन क्षेत्रों के कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। मतलब जहां पर आप देखते होंगे जहां पर फसल जो है इस तरह से बर्बाद हो रहे हैं कि वहां पे वर्षा भी हो रही है, वहां फसल उत्पादन जो है अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वहां पे फसल उत्पादन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे क्षेत्रों में रेन फेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ और ऐसे में इनका मकसद ही था जहां पर अच्छे बारिश हो रहे हैं वहां पर फसल की उत्पादकता और बढ़ाई जाए। कुल मिलाकर ये कि कृषकों का सहायता किया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति जो है सुधार की जाए, क्योंकि बारिश तो अच्छा खासा हो रही है, वहां पर किसानों को क्या है फसल उगाना चाहिए, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण क्या होता है कि किसान फसल अच्छे से उत्पादन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये थी योजनाएं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी कृषि विभाग के अंतर्गत, कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ और कार्यक्रम है। परंपरागत कृषि विकास योजना, उद्देश्य क्या है इसका? रसायन और पेस्टिसाइड युक्त जो कृषि उत्पाद हैं उनका उत्पादन करना और आर्थिक स्तर में सुधार लाना। जाहिर सी बात है, जब कृषि करेंगे तो हम लोगों को जो रासायनिक खादें होती हैं, उर्वरक होती हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनका उत्पादन अगर अधिक से अधिक होगा और किसानों तक पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है कृषकों को के आर्थिक सुधार में सुधार आएगा, आर्थिक स्तर में सुधार आएगा। ठीक है, अगला है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंतर्गत चयनित जो भी क्षेत्र, ग्राम पंचायत या जो भी राजस्व ग्राम ग्रिड्स के आधार बनाकर नमूने प्राप्त करना और निःशुल्क मृदा परीक्षण कराकर क्षेत्र के समस्त कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना। मतलब जहां पर खेती की जा रही है, जहां पर फसल उत्पादन अच्छा हो रहा है या लगता है कि वहां पर अच्छा हो सकता है, तो उन क्षेत्रों में क्या होता है कि चाहे वो क्षेत्र हो या किसी ग्राम में, उसमें क्या होता है कि वहां पर ग्रिड के आधार पर नमूने तैयार किए जाते हैं, मिट्टियों के नमूने तैयार किए जाते हैं और वहां पर उनका परीक्षण किया जाता है, उन मृदाओं का परीक्षण किया जाता है और उसके बाद कृषकों को एक स्वास्थ्य कार्ड बनाकर दिया जाता है जिसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश में खाद्य सुरक्षा के दृष्टिगत क्षेत्रफल तथा उत्पादकता वृद्धि को टिकाऊ बनाते हुए खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करना, भूमि की उर्वरता और कृषि उत्पादकता को बनाना, कृषि प्रशिक्षकों के स्तर पर लाभकारी परिदृश्य स्थापित करना। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जो लिखा है आपको स्क्रीन पे ये वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा को, जैसा कि हम लोग नीति या जो कार्यक्रम है इसके नाम से ही पता चल जा रहा है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, मतलब उत्तर प्रदेश में या प्रदेश में जो खाद्य सुरक्षा है उसको देखते हुए जो भी क्षेत्रफल है उनमें उत्पादकता को वृद्धि करना और टिकाऊ रूप से, मतलब ये नहीं कि मतलब कुछ कार्यक्रम लागू किए गए, कुछ दिन उत्पादन हुआ उसके अंतर्गत फिर वो रुक गया, ऐसा नहीं, टिकाऊ रूप में। ठीक है, वहां पर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि और उससे जो संबंधित क्षेत्र हैं, उसके जो संवर्गीय क्षेत्र हैं, उसमें उपलब्ध संसाधन के आधार पर जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर कृषि की विकास की योजनाएं तैयार करके महत्वपूर्ण फसलों की उत्पादन क्षमता एवं उसकी वास्तविक उपज के अंतर को कम करके किसानों की आय में वृद्धि करना। ठीक है, कृषि का मतलब हमने हम लोग जब भारतीय कृषि पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने बताया था, आपसे बातें भी हुई थी, वहां पे हम लोगों ने कृषि के बारे में अच्छे से चर्चा की है। तो वहां पे हमने बताया था कृषि का मतलब ये नहीं कि सिर्फ खेती करना, कृषि का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फसल उगाना, कृषि के अंतर्गत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि पशुपालन, वर्मी कल्चर, हॉर्टिकल्चर, बहुत सारे हैं, सभी चीजें कृषि के अंतर्गत ही आती हैं। कृषि का मतलब सभी का संवर्ग होना। ठीक है, जो भी उसके संवर्गीय क्षेत्र में आएगा कृषि। ठीक है, तो उसी के विकास के लिए ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना चलाई गई थी। इसके बाद ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। इससे पहले एक योजना थी भूमि सेना योजना, उसी का जो है नाम बदलकर उसी के स्थान पर यह योजना भूमि के सुधार के लिए चलाई जा रही है।
ठीक है, तो ये जो योजनाएं हैं वो चलाई जा रही हैं। अब इसके बाद देखिए, अगर आपसे पूछता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, तो ये भूमि के सुधार के लिए ये योजना चल रही है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगला है कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान। मतलब उत्तर प्रदेश में कृषि से संबंधित, कृषि के जानकारी के लिए संबंधित या कृषि के बारे में जो जागरूकता फैलाई जाती है उससे संबंधित जो अनुसंधान है, जो वहां पर शिक्षा प्रणाली है, कौन कौन से अनुसंधान है तो उसको हम लोग देखेंगे। ये जितने भी अनुसंधान है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, पहला देखिए है स्क्रीन पे, आप देखिए चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कौन सा? चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो ये कहां पर है? ये है कानपुर में। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा है नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये है कुमारगंज। कुमारगंज कहां है? कुमारगंज है फैजाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये है मोदीपुरम। मोदीपुरम है मेरठ में। अगला है कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो ये है बांदा में। ठीक है, अगला है सैम हिगेनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, ये कहां पर है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में है। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो सैम हिगेनबॉटम जो इंस्टीट्यूट है, इसका नाम कृषि डीम्ड विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। हम लोग भारतीय कृषि में इसकी चर्चा किए हैं, डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय की। ठीक है, तो जाकर आप जरूर से जरूर देखिएगा। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन। उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अब हम लोग इसके अंतर्गत यही बात करेंगे कि जो उत्पादन है, खाद्यान्न उत्पादन, वो कौन कौन से हैं। हम लोगों ने भारत के संक्षेप में देखा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग उत्तर प्रदेश को देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जिले हैं जो उत्पादन या उत्पादक क्षमता अधिक रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो कृषि अर्थव्यवस्था है, वो जाहिर सी बात है वो कृषि पर आधारित है। जो अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, वो कृषि पर आधारित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 19.87% खाद्यान्न उत्पन्न होता है देश का। मतलब देश का, भारत का कुल 19.87% जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है, खाद्यान्न उत्पन्न होता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन कौन सी हैं? आलू, गन्ना, कपास, अलसी, तिल, सरसों और तंबाकू। ये क्या है? ये नकदी फसल है। नकदी फसल क्या होता है? नकदी फसल क्या होता है? आशा करते हैं अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखे होंगे तो ये इसका जवाब आपको तुरंत मिल गया होगा, क्योंकि हमने भारतीय कृषि से ही इन सब चीज़ों का बहुत विस्तार से ही व्याख्या किया है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया अभी नकदी फसल क्या है, तो आप जाकर पिछला क्लास देखिए, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है आपको नंबर दिलाने का। ग्राम समाज एवं भारतीय विकास में, भारत ग्राम समाज एवं ग्राम विकास में आपको नंबर दिलाने का वादा किया है। तो आपको कोई चीज़ भूलना नहीं है, आपको हमेशा रिवीजन करना ही करना है। आपको पिछली क्लास, ऐसा नहीं है कि पहले क्लास देख लिए तो वो याद हो गया, रिवीजन पे रिवीजन करते रहिए आप। ठीक है, तो चलिए अगला है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी फसल की खेती की जाती है? गेहूं की। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की जो है फसल की खेती की जाती है। अब हम लोग बात करेंगे गेहूं का जो उत्पादन है वो कौन कौन से जिलों में होता है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिलों में गेहूं का उत्पादन होता है? तो वो है, देखिए, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद। ये जो है इतने जिलों के 1/3 क्षेत्रफल पर क्या है? गेहूं की खेती की जाती है, गेहूं उत्पादन होता है। उसके बाद अगला है उत्तर प्रदेश की कुल कृषि क्षेत्र के 18% भाग पर सिर्फ और सिर्फ चावल की खेती की जाती है। जितना भी मान लीजिए अगर क्षेत्रफल 100 है उत्तर प्रदेश की, तो उसमें से सिर्फ 18% क्षेत्रफल पर किसकी खेती की जाती है? चावल की। 18% क्षेत्रफल पर चावल की खेती की जाती है। अब चावल की बात आई है तो चावल में कौन कौन से जिले हैं जो उत्पादक रखते हैं, उत्पादन करते हैं? पीलीभीत, सहारनपुर, महाराजगंज, देवरिया, गोंडा, बहराइच, बस्ती, रायबरेली, मऊ, बलिया, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, ये सभी जो जिले हैं
ये चावल उत्पादक जिले हैं। ठीक है, चलिए खाद्यान्न उत्पादन में और कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के 13% क्षेत्रफल पर गन्ना का उत्पादन किया जाता है। 13% क्षेत्रफल पर गन्ना उत्पादन किया जाता है। तो गन्ने के उत्पादन में देश में जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक है, लेकिन अब यह बात किया जाए कौन कौन सा उत्तर प्रदेश में जिला है जहां पर गन्ने की खेती की जाती है, तो वो है मेरठ, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। ये क्या है, ये देश में माफ करिएगा उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं यहां पर गन्ना की खेती की जाती है, गन्ना उत्पादक जिले हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बाजरे की। बाजरे की उत्पादित करने वाले प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? आगरा, मथुरा, बदायूं, अलीगढ़, मुरादाबाद, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और एटा और फिरोजाबाद, ये सब जो हैं जिले, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, बहराइच, गोंडा, ये क्या है, ये बाजरा उत्पादित करने वाले। ठीक है, अब अगला देखेंगे जौ की खेती। जौ की खेती उत्तर प्रदेश में शुष्क एवं शुष्क मिट्टी वाले क्षेत्रों में होती है। जौ उत्पादन करने वाले जिले कौन कौन से हैं? वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, मऊ, गाजीपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद और प्रतापगढ़। अब इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। अगर आपको प्रयागराज आता है तो आप प्रयागराज ही मारेंगे। ठीक है, तो इलाहाबाद, प्रयागराज और प्रतापगढ़, ये जो जिले हैं यहां पर जौ की खेती की जाती है। इसके बाद चने की खेती की बात करेंगे तो कौन कौन से जिले हैं? बादा, हमीरपुर, बाराबंकी, सोनभद्र, कानपुर, फतेहपुर, ललितपुर, झांसी और इलाहाबाद। ठीक है, तो ये जो है ये चने की खेती के लिए जाने जाते हैं। तंबाकू के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, कौन कौन से जिले हैं जहां पर तंबाकू की खेती की जाती है, जहां पर तंबाकू उत्पादन होता है? तो वो है वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मैनपुरी, एटा, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, इन सभी जिलों में तंबाकू की खेती की जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूंगफली और कुछ अन्य फसलों पर देखते हैं। मूंगफली में कौन कौन सा जिला है, स्क्रीन पर आप देखते रहिए। ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, सीतापुर, हरदोई, एटा, बदायूं, मैनपुरी, मुरादाबाद, ये जो है ये सभी मूंगफली के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, मूंगफली उत्पादन के लिए ये सभी जिले हैं। अफीम के लिए सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है वो बाराबंकी है। अफीम के लिए अगर आपसे उत्तर प्रदेश में पूछता है कि सर्वाधिक अफीम उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है, तो वो है बाराबंकी। इसके बाद जैसा कि आपको दिख रहा है कि गाजीपुर है, इसके बाद दूसरे स्थान पर गाजीपुर है। पटसन की जो कृषि है उत्तर प्रदेश में सरयू और घाघरा नदियों के दोआब में होता है। दोआब क्या होता है? दोआब होता है जैसे दो नदियां हैं, जैसे देखिए ये दो नदियां हैं, इनके बीच का जो क्षेत्र है ये दोआब कहलाता है। ठीक है, अगर दोआब के बारे में अधिक से अधिक जानना है तो आप जियोग्राफी का क्लास देख लीजिए, उसका लिंक नीचे डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो दोआब के बारे में बहुत ही अच्छे से विश्लेषण किया गया है, उसको आप जाकर देख लीजिए। चलिए अब देखिए ये जो पटसन है, पटसन को क्या कहते हैं? जूट कहते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा पटसन को जूट कहते हैं। अब चलिए देख लेते हैं जूट या पटसन के जो उत्पादक जिले हैं, कहाँ कौन कौन से जिलों में पटसन और जूट होता है। ये होता है बहराइच में, महाराजगंज में, देवरिया, गोंडा, सीतापुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी। देखिए कई कई जिलों के नाम ऐसे हैं जो दो दो तीन तीन बार रिपीट हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक जिला में पर्टिकुलर एक ही फसल होगा। एक जिला में कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि एक ही फसल होगा। आपको ये याद रखना है कि एक जिले में कौन कौन से फसल हो रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से फसल हो रहे हैं इसको याद रखना है। कौन से फसल किस जिलों में हो रहा है, ये आप उत्पादन हो रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कपास की बात कर लेते हैं तो कपास जो है वो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा और कानपुर और बहुत सारे जिले और भी हैं। ठीक है, तो ये कपास के क्षेत्र में ये जिले हैं। तो अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? अब इसके बाद हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कृषि का जो है पार्ट 2 उत्तर प्रदेश कृषि का, ऐसा कर लीजिए, उत्तर प्रदेश कृषि का पार्ट 2 समाप्त कर लिया है।
अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में आधारभूत संरचना और कृषि आगत के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जिसमें से हम लोग देखेंगे कि बीज क्या होता है, सिंचाई के बारे में हम लोग देखेंगे, उर्वरक के बारे में देखेंगे, कौन कौन से उर्वरक होते हैं, उर्वरक के कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है, कौन सी उर्वरक प्रयोग में ली जाती है, कौन सी उर्वरक प्रयोग की करी जानी चाहिए जो हमारे फसलों के लिए बहुत अच्छी हो। और कृषि यंत्र गांव में जो है, गांवों में ग्रामीणों में कौन कौन से कृषि यंत्र उपयोग किए जाते हैं कृषि के लिए, तो ये सभी चीजें हम लोग देखेंगे। और उसके बाद आधारभूत संरचना को के अंतर्गत ही ये सभी चीजें आती हैं, तो उसके बाद हम लोग ये क्रम वाइज देखेंगे, क्योंकि ग्रामीण विकास से ये सभी चीजें महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा दें जिससे जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।